स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एबीसी एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसे कहा जाता है फलोद्यान प्रबंधन, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। जब हम फलों की बात करते हैं तो फलों का जब पूरा बगीचा लगाया जाता है, सपोज आप बगीचे की बात करें जिसे ऑर्चार्ड कहा जाता है, उसको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या उसके ऊपर किन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, या विधियां कौन कौन सी होती है, इन सब एस्पेक्ट को हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फल उद्यान प्रबंधन। ये 11th 12th एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और 12th क्लास में तो इसका अलग से पूरा चैप्टर दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं फल उद्यान प्रबंधन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो लिखा हुआ फल उद्यान के लिए स्थान का, जब आप उसका सिलेक्शन ऑफ साइट करते हैं, स्थान का चुनाव करते हैं, तो उसके लिए किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो मित्रों देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है जलवायु। अगर आप बात करें कि फल उद्यान के लिए स्थान के चयन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए, तो उसमें पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है, बिंदु आता है, उसे कहते हैं क्लाइमेट, जलवायु। दूसरा भूमि, जिस भूमि का आप चयन कर रहे हो उस भूमि का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस भूमि में क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या उसके कैरेक्टर होने चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है भूमि। तीसरा पॉइंट है धरातल एवं स्थिति, वहां की टोपोग्राफी क्या है, जमीन का उतार चढ़ाव तो नहीं है, जमीन समतल है, किस तरह की जमीन है, वहां पे क्या स्थिति है, वो तीसरा पॉइंट होगा। और चौथा पॉइंट है, ये तो आप जानते हैं, सिंचाई। जब भी आप उद्यान लगाते हैं तो आपको उसके सिंचाई के साधनों का पूरा पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप सिंचाई कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा जल है, अतिरिक्त जल है, उसको निकालने की वहां पे क्या व्यवस्था है, जिसे कहा जाता है जल निकास। तो इस तरह से आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि किसी भी फल उद्यान का चयन कर रहे हो तो किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो वो चार बिंदु ये रहे आपके सामने: जलवायु, भूमि, धरातल एवं स्थिति, और चौथा पॉइंट है सिंचाई एवं जल निकास। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वायुरोधी वृक्षों। वायुरोधी वृक्षों का जो मतलब होता है वो आप सबको पता है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, वायुरोधी वृक्षों की सूची बनाइए, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वायुरोधी वृक्षों के 2 या 3 उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा मित्रों, इसके जो उदाहरण है, सबसे पहला देखिएगा जामुन, दूसरा देखिएगा आम, तीसरा लिखा हुआ है नीम, और चौथा लिखा हुआ है शीशम। तो किन्हीं भी दो का आप याद कर सकते हैं कि वायुरोधी वृक्षों की सूची बनाइए या दो उदाहरण दीजिए। तो ये रहे आपके सामने उदाहरण: जामुन, आम, नीम और शीशम। अगर इनके वानस्पतिक नाम देखना चाहो आप, तो जामुन का नाम होता है सिजिगियम क्यूमिनी, क्यूमिनी। आम का नाम आप सब जानते हो, मैंजीफेरा इंडिका। नीम का आप सब जानते हो, एजा डायरेक्टा इंडिका। और शीशम का नाम होता है डेलबर्जिया सिसु, डेलबर्जिया सिसु। ये इन चारों के वानस्पतिक नाम है। वानस्पतिक नामों पे प्रश्न बनता है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। तो ये इन चारों के नाम है: जामुन का सीजियम क्यूमिनी, आम का मैंजीफेरा इंडिका, नीम का एजा डायरेक्टा इंडिका, और शीशम का डेलबर्जिया सिसु। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब भी आप बाग में इन वृक्षों को लगाओगे तो इसके डायरेक्शन के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है कि किस दिशा में इनको लगाना चाहिए। तो इसका आंसर देखिएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे वृक्षों को, जो वायुरोधी वृक्ष आप लगा रहे हो, इनको किस दिशा में लगाना चाहिए, तो उसका आंसर है इनको उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट, जब हम मौसम की बात करते हैं तो अनुकूल मौसम से तो उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन कई बार परिस्थितियां विषम हो जाती है, प्रतिकूल मौसम आ जाता है। तो वही प्रश्न लिखा हुआ है, प्रतिकूल मौसम का क्या मतलब होता है, प्रतिकूल मौसम से आप क्या समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा, मौसम की ऐसी परिस्थितियां जो, याद रखिएगा, फल वृक्षों की किस किस को रोक देती है या कम कर देती है,
वृद्धि को, विकास को और उत्पादन को। तीन बिंदु हैं जो आपको पता होने चाहिए। फल वृक्षों की वृद्धि, उनका विकास और उनका उत्पादन, इन तीनों पर जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उन सब परिस्थितियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उन सब परिस्थितियों को कहा जाता है प्रतिकूल मौसम। तो याद रखिएगा, मौसम की ऐसी परिस्थितियां जो फल वृक्षों की वृद्धि, विकास और उत्पादन पर प्रतिकूल मौसम प्रभाव डालती है, उन्हें प्रतिकूल मौसमी दशाएं कहा जाता है। और आपसे पूछें कि ऐसी दशाएं कौन कौन सी होती है, तो वो सब दशाएं ये होती हैं: पाला, गर्म हवा जिसे आप लोग लू कहते हो, अतिवृष्टि, अधिक वर्षा का होना, अनावृष्टि, कम वर्षा का होना, आंधी और तूफान। इन सब परिस्थितियों को एक साथ अगर एक नाम बोलना चाहे तो इन्हें कहा जाएगा विद्यार्थियों क्या? प्रतिकूल मौसम। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए, इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में हमने एक नाम पढ़ा था, पाला। ये पाला क्या होता है? तो देखिएगा, क्वेश्चन है पाला किसे कहा जाता है। देखिएगा, सर्दियों के दिनों में जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, उस समय क्या होता है, जब तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है तो पौधे की जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों के ऊपर बर्फ की पतली चादर बिछ जाती है और इसी चादर को पाला कहा जाता है। तो अगर आपसे ऐसा पूछे पाला में तापमान कितना हो जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दियों के दिनों में जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, उस समय पौधे की पत्तियों पर बर्फ की पतली सी परत बिछ जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? पाला कहा जाता है। अब देखिए, जब आप पाले की बात करते हो तो पाले से बचाव के दो बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो। पहला सिंचाई करके हम पाले से बच सकते हैं, दूसरा धुआं करके, धुआं करके। और अगर आपसे कोई और पॉइंट पूछे तो आप याद रखिएगा, सल्फर का छिड़काव करना है। सल्फर 0.1% सल्फर का छिड़काव करके भी हम पाले से बचा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि पाले से बचाव के उपाय क्या है, तो वो भी आपका क्वेश्चन कवर हो गया। वो तीन उपाय लिखे हुए हैं: सिंचाई करके, धुआं करके और सल्फर का उपयोग करके। और सल्फर की क्वांटिटी अगर पूछे आपसे प्रतिशत मात्रा, तो 0.1% मात्रा का उपयोग करके हम पाले से फसलों को बचा सकते हैं। स्वबंधिता वाले फलों का उदाहरण लिखिए। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जिसको बोलते हैं, सेल्फ इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी बोल सकते हो, आप स्टेरिलिटी बोल सकते हो। स्वबंधिता वाले फलों का प्रकार लिखिए या आपके उनके उदाहरण लिखिए। तो देखिएगा, तीन उदाहरण लिखे हुए हैं: सेब, नाशपाती और आड़ू। इन तीनों को याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या बनता है? स्वबंधिता वाले फलों का उदाहरण लिखिए। तो ये तीन उदाहरण लिखे हुए हैं आपके सामने: सेब, नाशपाती और आड़ू। इन तीनों में से किन्हीं दो को आप याद कर सकते हैं। प्रश्न ये अगर भी पूछ सकते हैं आपसे कि स्वबंधिता का कारण क्या है, तो स्वबंधिता का कारण लिखा हुआ है: पूर्ण जननांगों की उपस्थिति होने पर भी निषेचन नहीं हो पाता। इस अवस्था को स्वबंधिता कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, पूर्ण जननांगों की अगर उपस्थिति होने पर भी निषेचन नहीं हुआ, इसे क्या कहा जाएगा? स्वबंधिता कहा जाएगा। फिर हमने अभी जो बात करी थी उसी रेफरेंस में दूसरा क्वेश्चन आता है अफलन। अफलन के दो बाह्य कारक लिखिए। अफलन के कारक दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक कारक होते हैं, एक बाह्य कारक होते हैं। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, अफलन के बाह्यतम कारक लिखिए। तो देखिएगा, क्वेश्चन पॉइंट उसका पहला है पोषक तत्वों की स्थिति। पोषक तत्व उस फल वृक्ष को पूरे बराबर मिल रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं मिलेंगे, उस कारण से क्या होता है? अफलन हो जाता है। दूसरा, मौसम की स्थिति। मौसम का तो आपको ध्यान ही है, कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो मौसम अगर ऊपर नीचे हुआ तो उसके कारण से उत्पादन में कमी आती है। तो दूसरा पॉइंट हुआ मौसम की स्थिति, इस कारण से भी अफलन हो सकता है। तीसरा, ये आप जानते हैं, डिजीज। चौथा लिखा हुआ कीट, इंसेक्ट।
डिजीज, रोग का अगर अध्ययन करना पूछे आपसे, रोग का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, और कीटों का अध्ययन अगर आपको करना है तो वो किस शाखा में जाएगा, वो जाएगा एंटोमोलॉजी में। तो रोगों का अध्ययन हम करते हैं पैथोलॉजी में, कीट का अध्ययन हम करते हैं एंटोमोलॉजी में। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप जानते हैं, सिंचाई। अफलन के कारक पूछे आपसे बाइकम, तो ये रहे 3-4 कारण, पोषक तत्वों की स्थिति, मौसम की स्थिति, रोग, कीट और सिंचाई। आप कोई से भी 3 या 4 कारण याद कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में 2 ही पूछा है। ठीक है, आगे देखिएगा। आईबीए रसायन का एक उपयोग लिखिए। तो आईबीए के बारे में अगर आप जानते हो तो एक नाम आपने सुना होगा जिसे कहा जाता है ऑक्सीन। ऑक्सीन एक हार्मोन है, उसी का एक नाम है आईबीए, जिसे बोलते हैं इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ऐसा ही इंडोल एसिटिक एसिड भी होता है, ये सब ऑक्सीन है। तो आपसे पूछा गया है इंडोल ब्यूटारिक एसिड रसायन का एक उदाहरण लिखिए। तो क्वेश्चन इसका आंसर देखिएगा। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है जड़ों का विकास को तीव्र करना। जो किसी भी फल वृक्ष की जड़ें हैं, अगर उनका विकास तीव्र गति से करवाना है तो हम उसमें किसका स्प्रे करेंगे, तो उसमें हम स्प्रे करेंगे आईबीए रसायन का, जिसे कहा जाता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो एक तरह का ऑक्सीन है, एक हार्मोन है। तो अगर आपसे पूछे जड़ों का विकास तीव्र करना है तो किसका स्प्रे करोगे, आईबीए का। इसके उदाहरण पूछे आपसे तो उदाहरण 2 लिखे हुए हैं, अनार और अंगूर। अंगूर का वानस्पतिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अंगूर का वानस्पतिक नाम होता है विटिस वेनिफेरा, ये याद रखिएगा आप, विटिस वेनिफेरा, विटिस वेनिफेरा। और अनार का अगर आपसे नाम पूछें तो उसका नाम है प्रूनिका ग्रेनेटम, प्रूनिका ग्रेनेटम। तो इन दोनों के याद रखिएगा आप फल वृक्षों के वानस्पतिक नाम। अनार का नाम होता है प्रूनिका ग्रेनेटम और अंगूर का नाम होता है विटिस वेनिफेरा। और अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अंगूर का अध्ययन कहलाता है विटिकल्चर। तो ये याद रखिएगा आप, अनार का नाम होता है प्रूनिका ग्रेनेटम, अनार अंगूर का होता है विटिस वेनिफेरा, और अंगूर का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम है विटिकल्चर। देखिएगा, पूरक पौधों के उदाहरण लिखिए। मित्रों, पूरक पौधे को हम बोलते हैं फिलर प्लांट। फिलर प्लांट का मतलब होता है पंचभुजाकार विधि। अगर आपने देखी हो जिसमें बाग लगाने की अलग अलग विधियां हैं, चाहे वो वर्गाकार हो, आयताकार हो, पंचभुजाकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार और कंटूर, ये अलग अलग विधियां होती है बाग लगाने की। उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है पूरक पौधों के उदाहरण लिखिए। तो पूरक पौधों के जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो लिखे हुए हैं, देखिएगा। पपीता, फालसा, अनानास और बनाना, केला, ये चारों के चारों उदाहरण किसके हैं, पूरक पौधे के। और अगर आपसे एक ही नाम पूछे पूरक पौधे का तो याद रखिएगा वो आंसर है पपीता। पपीता का नाम याद रखिएगा केरिका पपाया, केरिका पपाया। ठीक है, अच्छा। पूरक पौधे जिस विधि में उपयोग में लाए जाते हैं उस विधि को हम बोलते हैं पंचभुजाकार विधि। और पंचभुजाकार विधि का दूसरा नाम है फिलर सिस्टम। फिलर का मतलब होता है भरना। पूरा अगर त्रिभुजाकार बना हुआ है या पंचभुजाकार बना हुआ है, उसके बीच में जो जगह है वहां पे हम एक प्लांट और लगा देंगे, एक फल वृक्ष और लगा देंगे, इसीलिए हम उसको बोलते हैं फिलर सिस्टम या पंचभुजाकार विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। कंटूर विधि, जो अभी मैंने नाम लिया आपको, बाग लगाने की अलग अलग विधियां हैं, उसमें हमने एक विधि का नाम लिया था जिसे बोलते हैं कंटूर विधि। कंटूर विधि से आपको एक ही शब्द याद रखना है, वो जगह जो भी होगी वो कैसी होगी, असमतल होगी। असमतल भूमि, असमतल भूमि में ऊंची नीची भी हो सकती है, पहाड़ी क्षेत्र भी हो सकता है। और असमतल भूमि पर जब आप किसी फल वृक्ष को लगाना चाहोगे तो वो जिस विधि का उपयोग करोगे उस विधि को क्या कहा जाएगा, कंटूर विधि कहा जाएगा। ये विधि आप याद रखिएगा, कंटूर विधि। ठीक है, देखिएगा। जब हम फल वृक्ष लगाते हैं तो उसमें गड्ढों के आकार के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि छोटे गड्ढों का आकार क्या होगा, मध्यम गड्ढों का आकार क्या होगा, बड़े आकार के गड्ढों का आकार क्या होगा। तो वो तीनों के आकार आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिएगा। छोटे आकार के जो गड्ढे होते हैं उसमें आपको एक ही शब्द याद रखना है, 50।
50 इंटू 50 इंटू 50, लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों कितनी है इसके अंदर 50 50 50 सेंटीमीटर। जब आप मध्यम आकार के गड्ढों की बात करते हो तो मध्यम आकार के गड्ढों की साइज देखेगा 75 75 75 सेंटीमीटर। आपको एक ही शब्द याद रखना है, उसी को 3 बार लिखना है। 50 याद किया तो छोटे गड्ढों में 50 50 50, लंबाई चौड़ाई गहराई। मध्यम आकार के गड्ढों की जब आप बात करोगे तो उसमें 75 याद रखना है आपको, 75 75 75 सेंटीमीटर। और जब आपको बड़े आकार के गड्ढों का पूछे आकार क्या होगा तो देखिएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो आपको याद करना है 50 75 और 100, ये सब सेंटीमीटर में है। आपको ये सीक्वेंस याद रखनी, छोटे मध्यम बड़े। तो छोटे आकार मध्यम आकार और बड़े आकार के गड्ढों का साइज क्या होगा 50 50 50 छोटों का, 75 75 75 मध्यम का और 100 100 100 सेंटीमीटर बड़े आकार के गड्ढों का आकार होता है। अब देखिए जब आपने गड्ढों का आकार देख लिया तो आपको कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि जो मेन हमारे फल वृक्ष हैं उनके जो आकार होगा, पौधे लगाने की दूरी होगी, वो क्या डिस्टेंस रखी जाएगी। तो देखिएगा आम और कटहल का पूछें, मुख्य फल वृक्षों में पौधे लगाने की दूरी कितनी कितनी रखोगे। आम और कटहल का दे रखा है 10 बाय 10 मीटर, 10 इंटू 10 मीटर। आंवला चीकू लीची इनका दे रखा है 9 इंटू 9 मीटर। अमरूद बेर इनका दे रखा है 8 इंटू 8 मीटर। उसके आगे चलते हैं, नींबू खजूर माल्टा इनका दे रखा है 6 इंटू 6 मीटर। और पपीता केला और अंगूर का डिस्टेंस दे रखा है 3 इंटू 3 मीटर। इसमें प्रश्न इसी तरह से बनता है, किसी भी फल वृक्ष का आपको नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे उस फल वृक्ष में पौधे लगाने की दूरी कितनी होगी, मतलब पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी। इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो मैंने यहाँ समझाने की आपको प्रयास किया है। इन सबको आपको याद करना है। क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव में भी आता है, अति लघुत्तरात्मक में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अगर आप जेट की बात करो, आईसीआर की बात करो, सीयूटी की बात करो या किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो उनमें इनके अंदर से प्रश्न बनता ही बनता है। तो मित्रों आज हमने जो प्रयत्न किया है वो किया है फल उद्यान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको समझाने का। उम्मीद करता हूं आपको ये सब प्रश्न समझ में आए होंगे। जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस परिवार के साथ। धन्यवाद।